और आइए एक बार फिर से बात करेंगे अलास्का में जो हाल ही में मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में, उसकी जो कि बेनतीजा रही है। 3 घंटे तक ये बैठक चली है। बैठक में युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन पाई है। पुतिन ने ये कहा कि अगली बैठक मॉस्को में होगी। पुतिन और ट्रंप अगली बैठक के लिए राजी हो गए हैं। फिलहाल अगली बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है। हालांकि ऑफिशियली भी इसका वेट जरूर करना होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से ये अलास्का में मीटिंग हुई देर रात, इसमें सीज फायर का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप पुतिन ये बोले हैं कि बैठक सकारात्मक रही है, शांति की राह जरूर खुलेगी। दरअसल आपको ये बता दें कि पुतिन की तरफ से ये भी कहा गया कि युद्ध के सभी मूल कारणों को दूर करना और रूस की चिंताओं को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डॉक्टर अमीन हमारे साथ में लगातार बने, संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अमीन साहब, अब सवाल ये आता है, क्योंकि अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं, क्या ये मानकर चले कि आने वाले दिनों में सीज फायर को लेकर भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है? इसमें कोई दो राय नहीं। भारत ने हमेशा शांति की वार्ता की है और शांति दूत के रूप में उपस्थित किया है अपने को, और संदेश दिया है कि हमारा जो देश है गांधीवादी है। हम कभी भी न चाहते हैं कि हम युद्ध में इन्वॉल्व हो, और युद्ध में जो है उसको हम चाहते हैं कि वो शांति की पथ पे राह पे आ जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी भी वार्ता होगी, मीटिंग में जो जाएंगे और वहाँ पर एड्रेस भी करेंगे, और ये देखने वाला होगा कि उसमें इनका क्या बयान आता है हमारे देश के प्रधानमंत्री का। और कोशिश यही होगी कि इस तरह के युद्धों को रोकने की बात करेंगे वो। और मैं समझता हूँ कि जो बात अभी चल रही है, पहली मुलाकात हुई है पुतिन की और ट्रंप की, और ये कई वर्षों से चल रही जंग को एकदम से रोक देना बड़ा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इन एजेंडों को तैयारी के साथ आए थे, तो मैं समझता हूँ कि अगली जो वार्ता होगी, कहीं भी होगी, जहाँ भी वार्ता होगी, उसमें पुतिन चाहेंगे कि ये यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी, ज़ेलेंस्की भी साथ में आए और ट्रंप भी हो साथ में, जिससे कि कोई फ्रूटफुल नतीजा निकल सके। क्योंकि क्या है कि ये जो लड़ाई है छेड़ी गई थी, ये बाइडेन के द्वारा दी गई थी, और बाइडेन ने फुल सपोर्ट किया था, साथ में नाटो देशों का भी सपोर्ट था। लेकिन जब से ये आए ट्रंप, इन्होंने फाइनेंशियल और जो भी हेल्प थी उसको उन्होंने कमर्शियल बना दिया कि अगर पैसे देंगे तो हम हथियार देंगे। फाइनेंस के लिए भी उन्होंने यही कहा कि हम बिल्कुल नहीं देंगे, जिसको हमारा देश खुद ही क्राइसिस में है। अपने देश को उन्होंने बताया और कहा कि अमेरिका फर्स्ट है। तो इस तरह की लड़ाइयों को रोकने से पहले ही उन्होंने पहले आते ही लगा दी थी रोक कि हम किसी भी संस्था को हम फाइनेंस नहीं करेंगे। और जिसका नतीजा है कि वो टैरिफ के ऊपर भी बात करते हैं, और टैरिफ लगाने की बात करते हैं कि हमारे देश को काफी लोगों और तभी हमने देखा सर, एक के बाद एक टैरिफ को लेकर कई सारी धमकियां उनके तरफ से दी जाती रही हैं। आपके पास लौटेंगे संजीव सर, आपके पास आती हूँ, क्योंकि ट्रंप की तरफ से पहले ये कहा गया था जब ये बैठक नहीं हुई थी कि अगर इस मुलाकात में, इस बैठक में सीज फायर पर बात नहीं होती तो मैं खुश नहीं रहूंगा, मैं लौटकर चला जाऊंगा। हालांकि जब बैठक खत्म हुई तब भी ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई कि सीज फायर पर बात हो, लेकिन तब बाद में कहते हैं ट्रंप की जो बैठक हमारी रही वो सकारात्मक रही, वो प्रोडक्टिव रही। ये देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनेकों ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की। उनकी जो एक प्रवृत्ति रहती है वो यहाँ पर भी दिखी। और इस बैठक के पहले ही उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए कि मैं 2 मिनट के अंदर ही समझ जाऊंगा कि ये राष्ट्रपति पुतिन क्या चाहते हैं, और यदि कोई सकारात्मक बैठक नहीं हुई तो मैं बीच में ही छोड़ के चला आऊंगा, और यदि ये बैठक सफल नहीं हुई तो इसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। इस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही जाती है, और जो कि उनकी शख्सियत का एक पार्ट दिखाई देती है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, तरह तरीके के कंसंट्रेशन क्रिएट करना। लेकिन जाहिर है कि जो सामने बैठा हुआ जो नेता है वो भी अपने आप में एक बड़ी महाशक्ति है, विश्व नेता है, और उसको इस तरीके के प्रेशर से झुकाया दबाया नहीं जा सकता, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। और राष्ट्रपति पुतिन बड़े ही मजबूत शख्सियत वाले नेता हैं, और जाहिर है कि वो एक संकल्पबद्ध नेता भी हैं। तो वो जो भी, जैसे कि मैं कह रहा था कि जो भी अगर सीज फायर की डील होती है वो उसमें एक विन विन फार्मूला होना चाहिए सभी पक्षों को। पर इसमें ये देख रहे हैं सर कि इसमें तो अब जो बातचीत चल रही है, या भले ही रूस यूक्रेन के बीच जंग है, लेकिन अभी तो जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है उसमें सीधे तौर पर ये मैसेज है कि ट्रंप और पुतिन सिर्फ यही 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जो इस सीज फायर की ओर आगे बढ़ा सकते हैं इस जंग को, और इस जंग में युद्ध विराम हो सकता है। फिर एक बड़ा सवाल ये था कि ऐसी क्या अड़चन है कि बात बन नहीं पा रही?
देखिए, वास्तविक रूप से देखें, सच्चाई इस युद्ध की ये है कि ये रशिया और अमेरिका तथा नाटो के बीच में अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से लड़ी जा रही युद्ध है। ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। महाशक्तियां डायरेक्ट नहीं लड़ सकती, क्योंकि महाशक्तियां डायरेक्ट अगर लड़ना शुरू कर देंगी तो ये न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा। सर, इसमें एक बात और जोड़ते हुए, क्योंकि लगातार ट्रम्प की कोशिश ये है कि सबको झुकाया जाए, अपने से सबको नीचे मानकर सबको दबाने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो पुतिन उनमें से तो नहीं है जो दबाव को महसूस करेंगे या फिर वो झुक जाएंगे? हाँ, अगर इस तरीके के अप्रोच के साथ अमेरिका काम करेगा तो ये कोई न तो सीज फायर डील होगी, न तो पीस डील होगी, और किसी को झुकाने और दबाने की, और जैसे कि मैंने कहा कि यदि राष्ट्रपति पुतिन को यदि आप दबाने की बात सोचेंगे या भारत को आप दबाने की बात सोचेंगे तो ये हो नहीं सकता। ये आप डोनाल्ड ट्रंप के अंदर अगर इस तरीके की अगर सोच है तो उस सोच को तुरंत त्याग देना चाहिए। आज के जो बड़ी जो शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, वो दबने वाली नहीं है। वो अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही कार्य करेंगी, अपने निर्णय स्वयं लेंगी। भारत भी अपने निर्णय स्वयं लेगा, रशिया भी अपने निर्णय स्वयं लेगा, और भारत और रशिया जैसे राष्ट्रों को दबाया नहीं जा सकता। ये बात अमेरिका को समझनी होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि एक समृद्धि के साथ, प्रेजेंस के साथ, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से ही कोई जो पीस डील परस्यू की जा सकती है। इसका जैसे टाइटल आप दिखा रहे हैं, परस्यूइंग पीस, अच्छी बात है, परस्यूइंग पीस होना ही चाहिए, लेकिन ये जो पीस का परस्यूरेंस है वो आप शक्ति के बल पर डरा करके, धमका करके और नीचा दिखा करके नहीं कर सकते। ये बात समझनी होगी डोनाल्ड ट्रंप। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर, लेकिन मैं अवश्य कहूंगा कि सकारात्मक बातचीत हुई है, सकारात्मक मुलाकात हुई है, एक स्टेप फॉरवर्ड है पीस को स्थापित करने की दिशा में। अब देखना है कि आगे इस बातचीत की जो अगली कड़ी है, अगला जो स्टेप है, वो कहाँ पे होता है। क्या वो मॉस्को में होता है या किसी अन्य यूरोपीय देशों में होता है, क्या उसमें जेलेंस्की भी शामिल होते हैं। तो ये सारी बातें अब अपेक्षा अवश्य है कि ये जो बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई है आगे बढ़ेगी, और शांति के लिए स्थापना की दिशा में प्रयास है, उसमें सफलता मिलेगी। और यदि ऐसा होता है तो ये भारत के लिए भी अच्छा होगा, पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, इस रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरे विश्व की सप्लाई चेन पे असर पड़ा है, चाहे वो एनर्जी सप्लाई चेन हो, चाहे वो फूड सप्लाई चेन हो, चाहे वो फर्टिलाइजर सप्लाई चेन हो। तो कोरोना की पैंडेमिक की वजह से पहले इन्फ्लेशन की क्राइसिस से दुनिया जूझ रही थी, और इसके बाद रशिया यूक्रेन का जो मैन मेड क्राइसिस है। देखिए, कोरोना का संकट तो एक तो प्राकृतिक संकट था, लेकिन ये रशिया यूक्रेन का ये महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, ये मैन मेड क्राइसिस है। लेकिन सबकी अपनी अपनी यहाँ पर वजह भी है। अमीन सर, जिस तरीके से पुतिन की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है, भाई वजह तो यही थी ना, क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था और रूस ये नहीं चाहता था। तो क्या आज के अगर हम सर्कमस्टेंसेस को देखें तो क्या ये लगता है कि ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन ये कह दे कि भाई मुझे नेटो में शामिल नहीं होना है, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। दूसरी तरफ से अगर अमेरिका का रुख देखें, वो कह देते हैं कि हम अब यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे, यूरोपियन जो कंट्री अगर उनको खरीद के देना है तो वो दे दें। देखिए पूजा जी, जहाँ तक सवाल है पुतिन का और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का, वो जिन शर्तों पे थे उसी शर्तों पे मैं समझता हूँ रहेंगे। लेकिन इसमें जो दबाव आएगा वो दबाव आया है ट्रम्प का और आया है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन जो लड़ रहा था तो उसको हथियार मिल रहे थे बाइडेन के टाइम अमेरिका से, और सैन्य सहायता मिल रही थी, बहुत कुछ मिल रहा था। साथ में जो नाटो देश दे रहे थे वो भी दे रहे थे। लेकिन अगर इस बात को वो स्टैंड करेंगे तो ये फिर लड़ाई। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए।